नो, मेरे पास प्रोजेक्ट है तो मैं एंट्रीज करता जा रहा हूँ। पहले मुझे चाहिए रिक्वायर स्पेसिफिकेशंस, फिर उस सैम्पलिंग है, सर्वे है, इंफॉर्मेशन कलेक्शन है, ऑब्जर्वेशन है। ये कहाँ गया? इंफॉर्मेशन कलेक्शन के बाद ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बाद है इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन के बाद है मैनेजमेंट रिव्यू, मैनेजमेंट रिव्यू के बाद है प्रोडक्ट डिज़ाइन। प्रोडक्ट डिज़ाइन में है 2D डिज़ाइन, 2D डिज़ाइन के बाद है 3D मॉडलिंग, 3D मॉडलिंग के बाद आ गया ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग के बाद आ गया टूलिंग डिज़ाइन, टूलिंग डिज़ाइन के बाद आ गया एनालिसिस, एनालिसिस के बाद आ गया CAE एनालिसिस, फाइनल ड्राफ्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्लान, रिसोर्स रिक्वायरमेंट, मेक और बाय, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, असेंबल, वैलिडेशन, पार्ट्स वैलिडेशन, प्रोडक्ट वैलिडेशन, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट तो नहीं है, एक माइलस्टोन ऐड कर रखा है एंड ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये एक्टिविटी तो नहीं है तो मैं इसे फ़िलहाल डिलीट करूँ। डिलीट करने के बाद मैं क्या करूँगा, टास्क वाले ऑप्शन में देखो एक माइलस्टोन ऐड करने के लिए अलग से ऑप्शन है, इंसर्ट माइलस्टोन। माइलस्टोन ऐड हो गया, ऑटोमेटिकली 0 आ गया। ठीक है, इसका नाम है एंड ऑफ प्रोजेक्ट। ऑटोमेटिकली इसका ड्यूरेशन 0 आ गया। अब आप देखो ये जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, ये क्वेश्चन मार्क ये आ रहा है क्योंकि आपको मैनुअली शेड्यूल करना पड़ेगा इसको। यानी कि कोई भी रिलेशनशिप दें, फिर आप शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तभी शेड्यूल होगा, इसलिए मैनुअल शेड्यूल पे ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन मार्क देता है। आप यहाँ पे एक और फंक्शन लगा सकते हैं, आप सारी एक्टिविटीज़ को सेलेक्ट करके ऊपर देखो एक ऑप्शन होता है ऑटो शेड्यूल। अगर आप ये ऑन कर दें तो ऑटो शेड्यूल का मतलब कुछ ना कुछ उसके पास ड्यूरेशन होगी एक्टिविटी की, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ कुछ वैल्यूज़ वो दिखाने लगेगा जैसे जैसे आप ड्यूरेशन डालते जाएंगे। अब इस प्रोजेक्ट की डिटेलिंग में रिक्वायर स्पेसिफिकेशन सबसे पहला WBS है, और यहाँ से मैनेजमेंट रिव्यू तक ये सारे रिक्वायर स्पेसिफिकेशन के चाइल्ड हैं। तो WBS के अंदर डिफाइन हो गया। फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर है टूलिंग डिज़ाइन तक का काम, ये प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर आ गया।
फिर एनालिसिस के अंदर है 2, फिर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है असेंबल तक, फिर उसके बाद वैलिडेशन है, वैलिडेशन में पार्ट्स और प्रोडक्ट का वैलिडेशन है, फिर क्वालिटी कंट्रोल है, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस। ओके, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, ये एक्स्ट्रा आ गया, मुझे लगे क्वालिटी कंट्रोल 2 बार। क्वालिटी कंट्रोल में 3 है, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन भी 2 बार आ गया, कुछ टाइप हो गया ज़्यादा। कंट्रोल और एश्योरेंस, ये तीनों हमारे आगे क्वालिटी कंट्रोल के अंदर, फिर 2 आगे ये कॉमर्शियलाइजेशन के अंदर। तो हमने इंडेंट कर दिया राइट साइड, सारे WBS बन गए। अब WBS के बाद हर एक इंडिविजुअल एक्टिविटी की ड्यूरेशन डालनी है। इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ की जो ड्यूरेशन दे रखी है हमें 2 दिन, उसके बाद है 15 दिन, फिर है 10 दिन, फिर है 10 दिन, फिर है 2 दिन, फिर है 2 दिन। फिर नीचे आ जाइए 2D डिज़ाइन, 6 डेज़, 4 डेज़, 1 डे, 6 डेज़। उसके बाद आ जाइए एनालिसिस में 5 डेज़ और 1 डे। उसके बाद आ जाइए मैन्युफैक्चरिंग में 7 to 5 20, 7 to 5 20, 3 डेज़। तो फिर पार्ट्स वैलिडेशन में 3 दिन लगेंगे, इसमें 2 दिन लगेंगे, क्वालिटी कंट्रोल में 2 दिन है, 3 दिन है और 4 दिन है। फिर आपके पास आ गया टेस्ट मार्केटिंग में 10 दिन चाहिए, और एंड ऑफ प्रोजेक्ट तो आपका माइलस्टोन है। तो देखो अभी तक क्या हुआ है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो WBS बन गए, एक्टिविटी बन गई, उनके ड्यूरेशन आपने डिफाइन कर दिया, यहाँ तक हो गया। अब क्या करते हैं हम, इसके बाद रिलेशनशिप दिया जाता है, इसके बाद ये दिया जाता है ना, यहाँ प्रेडिसेसर का एक कॉलम है। इसके अलावा अगर लैग और लीड की भी बात करें तो यहाँ पर अगर मैं इंसर्ट करूँ एक कॉलम और मैं चेक करूँ, अच्छा यहाँ लीड नहीं बोलते, यहाँ उसको बोलते हैं लैग का कुछ नाम है, लैग का यार यहाँ अलग नाम है, एक सेकेंड रुको। प्रेडिसेसर पर अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो प्रेडिसेसर यहाँ लैग ही है, लेकिन कॉलम तो यहाँ लैग का ही आ रहा है। चलो देखेंगे, एक सेकेंड। तो देखो ये जो प्रेडिसेसर का ऑप्शन है ना, यहाँ आप या तो चूज़ करो इस एरो से, ये वर्जन 2 वर्जन है, वर्जन में फैसिलिटी है या नहीं है ये चेक करना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ प्रेडिसेसर में टेक्स्ट फॉर्मेट है ना, एक तरीके से टेक्स्ट जैसे हम एक्सेल में लिखते हैं, आप लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ 1 लिख के एंटर कर दिया, अच्छा अच्छा अच्छा, पिछले वाला प्रोजेक्ट है, मैं भूल ही गया। सैम्पलिंग का तो कोई प्रेडिसेसर नहीं हो सकता, ये तो पहली एक्टिविटी है। अरे भैया ठीक है, हटा दो, यहाँ से शुरुआत होगी सर्वे से, ठीक है। अब मैंने 2 लिख के एंटर कर दिया, तो प्रेडिसेसर समझ आ गया ना उसे कौन सा है, ये 2 कौन सा है, 2 ये जो नंबर लिखा हुआ है 2 सैम्पलिंग, तो ये इसका प्रेडिसेसर बन गया। फिर है हमारे पास इसका भी प्रेडिसेसर 2, इसका भी प्रेडिसेसर 2। फिर मेरा प्रेडिसेसर है 3, 4, 5, ये तीनों इसके प्रेडिसेसर हैं, हो गया लिंक। फिर मेरा प्रेडिसेसर है 6, फिर प्रेडिसेसर है 7, फिर प्रेडिसेसर है देखो 9, कैपिटल में FS -2,
अपने आप दे दिया ना लीड, मैंने पूरा टाइप कर दिया, क्योंकि वरना बहुत टाइम लगेगा ना मैनेज करने में। सेलेक्ट अपने आप उठा लिया उसने कि हाँ ये लीड है 10 FF। ठीक, अब ये देखो इसके ठीक सामने यहाँ चेक करो, हो गया होगा, FF में लग गया ना। तो कितना अच्छा तरीका है डायग्नोज करने का, डायरेक्ट देते चले जाओ वैल्यू। ठीक है जी। उसके बाद इसका प्रोड्यूसर हो गया 14 है, ऐसे कैसे हो गया? 12 का प्रोड्यूसर 14 कैसे हो गया? टूलिंग डिज़ाइन है, टूलिंग डिज़ाइन का CA एनालिसिस के बाद ही हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, माइट भी पॉसिबल ऐसा हो, बाद में ऐड किया गया हो क्योंकि एनालिसिस का प्रोसेस है, लेकिन टूलिंग डिज़ाइन जब एनालिसिस हो जाएगा उसके बाद ही तो हो सकता है, इसलिए। तो CA एनालिसिस का जो है वो 11 नंबर है, इसका 12 नंबर है, इसका 9 नंबर आ जाएगा SS में, यानी कि पैरेलल ही चल रहा होगा ये काम। फिर 17 है, फिर 18 है, फिर 15 और 19 हो जाएगा। समझ गए? जब फाइनल ड्राफ्टिंग हो जाएगी पूरी और ये मेक और बाय हो जाएगा, उसके बाद ही प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है जी। असेंबल, इसका है प्रोड्यूसर 20, फिर है 21, फिर है 23, फिर दिया गया है 24, 26, 27, फिर दिया गया है 28 SS, फिर दिया गया है 30। बताइए जी, बात कुछ समझ में आई? इस 30 को आप FF भी कर दो, फिनिश टू फिनिश में ही रहता है, जब ये फिनिश होगा तो ये भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो माइलस्टोन हम एज ए फिनिश माइलस्टोन ऐड करते हैं वो हमेशा FF में लगाया जाता है, जो स्टार्ट माइलस्टोन होता है वो हमेशा SS में लगता है। प्राइम वगैरह में तो डिफ़ॉल्ट लग जाता है, यहाँ आपको SS या FF बताना पड़ेगा जब आप माइलस्टोन बनाएंगे। तो इस तरीके से आपने ये पूरा प्रोजेक्ट शेड्यूल कर लिया, प्रोजेक्ट शेड्यूल हो गया। प्रोजेक्ट शेड्यूल होने के बाद अगर आप प्रोजेक्ट पे जाएंगे, प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे या स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, तो यहाँ देखो टोटल 84 दिन प्रोजेक्ट की डिटेल आ गई ना, 84 डेज है। कहाँ हैं हम अब? प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन और स्टैटिस्टिक्स आ गया 84 डेज। कंप्लीट अभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने अभी स्टेटस वगैरह अपडेट नहीं किए। इस तरीके से आप निकाल पाएंगे टोटल प्रोजेक्ट क्या है। अगर मैं इसके ऊपर एक रो और ऐड कर दूं, ठीक है, तो देखो जी जहाँ 2 लिखा था वो 3 हो गया, अपने आप हो गया ना। जहाँ आपने 3 4 5 लिखा था वो 4 5 6 हो गया, क्योंकि प्रेडिसेसर एक नंबर नीचे आ गया तो उसने सबके नंबर को एक एक आगे बढ़ा दिया, क्योंकि प्रेडिसेसर तो वही रहेगा ना। एक रो ऐड होते ही 1 इस पे चला गया, तो यानी कि 1 का 2 हो गया, तो इसलिए उसने सबका नंबरिंग ऑटोमेटिकली बढ़ा दी एक एक। क्लियर? यानी कि कोई रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बाद में भी ऐड करने से। अब मैंने यहाँ जा कर के इसको लिखा दिस इज़ आवर प्रोजेक्ट 1, जो भी मेरा प्रोजेक्ट है मैंने उस प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। इसे मैंने ऑटो शेड्यूल कर दिया पहले की तरह। फिर मैंने क्या बोला कि ये जो सारा डाटा है, ये पूरा मेरा प्रोजेक्ट का पार्ट है ना, मैंने उसे राइट साइड इंडेंट कर दिया। पूरा प्रोजेक्ट यही है ना मेरा, तो पूरे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन नहीं आ रही थी ना ये लिखी हुई, तो हम बाद में एक इंसर्ट करके एक टास्क। अब देखो आप, वो मेरा मेन प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट को मैं एक्सपेंड करूं तो WBS आ गए,
अरे नहीं क्लिक किए, इस एरो पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। ये मेरा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के WBS हैं, फिर इस WBS के अंदर अगर कोई सब WBS होता तो वो आता, फिर उसके अंदर एक्टिविटी आती। सेम इसी तरह ये सब आते जा रहे हैं। मान लो सैम्पलिंग के अंदर ये 2 टास्क हैं, ऑब्जर्वेशन के अंदर ये 2 टास्क हैं, तो अब कहानी किस तरह चलती। ये मैं प्रोजेक्ट के अंदर पहला WBS, उसके अंदर 2 सब WBS लेवल 2 के, फिर इसे एक्सपेंड करा, ये एक्टिविटी आई, इसे एक्सपेंड करा, ये एक्टिविटी आई। समझ में आई बात। अब आपको याद होगा हमने पढ़ा था WBS कोड के बारे में कल। मान लीजिए कोड का प्रीफिक्स, प्रोजेक्ट के लिए जो प्रीफिक्स ले रहा हूँ मैं वो PR ले रहा हूँ, PR फॉर प्रोजेक्ट। उसके बाद पहला मैं लिखना चाह रहा हूँ अपर केस का लेटर, यानी कि कैपिटल A, इस तरीके से आएगा, तो PR इस तरह आएगा -A आ गया। लेंथ केवल एक ही लेटर चाहिए, पहले लेवल में एक ही लेटर चाहिए मुझे A। सेपरेटर मुझे चाहिए डॉट ही है, कोई बात नहीं। दूसरा लेटर मुझे क्या चाहिए, A के बाद क्या है, A के बाद आए नंबर, कोई भी नंबर, और वो चलेगा मेरा मैक्सिमम 1, वो भी। फिर अगर कोई तीसरे डिवीज़न पे पहुँचे तो वहाँ फिर लोअर केस का लेटर आ जाए, वो भी एक ही आए बस। अब मैंने इसे ओके कर दिया, कोड डिफाइन हो गया। अब मैं कोड कहाँ ऐड करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक इंसर्ट किया कॉलम, और मैंने क्या बोला उसे, WBS। तो देखो PR, फिर एक नंबर, फिर उससे स्मॉल लेटर, फिर 1। ये कॉलम ऐड करके उसमें अपने आप ऑप्शन आ जाएगा WBS क्या है? नहीं भाई, कॉलम तो बाद में ऐड किया मैंने, पहले कोड डिफाइन किया। हाँ, कोड डिफाइन कर दिया, उसके हाँ। बाद कॉलम जो ऐड करेंगे, हाँ, तो उसमें अपने आप ऑप्शन आ जाएगा वो WBS। कौन सा ऑप्शन? WBS का। जब भी कॉलम ऐड करूंगा मैं तो नाम लिस्ट तो आती है ना, उसमें से आपको क्या ऐड करना है ये तो आप बताओगे। मुझे WBS ऐड करना था, मैंने सर्च किया, WBS टाइप किया, WBS के नाम का कॉलम था, मैंने वो ऐड कर दिया। प्राइमवेरा में भी जो अवेलेबल होते हैं वही तो आप इंसर्ट करते हो ना, पहले से होते हैं। सेम वही कहानी यहाँ है, पहले से थे, बस आपने ऐड कर दिया। अगर आपने इतना काम कर दिया है तो इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट शेड्यूल होने लगा, आपका प्रोजेक्ट शेड्यूल हो गया। तो बताओ रिलेशनशिप में इसमें कोई लफड़ा ऐसा तो है नहीं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। माइलस्टोन वही आपको नज़र आ रहे हैं ऐसे। इस तरीके से आपका पहला प्रोजेक्ट जो होगा वो आप बना पाएंगे, आप किस तरीके से प्रोजेक्ट शेड्यूल होता है। उसके बाद बात आती है प्रोजेक्ट के बजट। बजट कहाँ से आएगा? रिसोर्स से। अब हमें पहले रिसोर्स शीट बनानी पड़ेगी कि कौन से रिसोर्स हैं, कितनी उनकी क्वांटिटी है, वो सब डिफाइन करना पड़ेगा। उसके लिए आप जाएंगे रिसोर्स में एक ऑप्शन होता है असाइन रिसोर्सेज, एक ऑप्शन होता है रिसोर्स पूल। रिसोर्स पूल पे अगर मैं जाके शेयर्ड रिसोर्सेज पे क्लिक करूं तो ये कह रहा है यूज़ ऑन रिसोर्सेज या पूल्स टेक डिसीजन, को जो भी कह रहा है आप इसे ओके कर दो। फिलहाल यहाँ जाओ, कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि कोई कॉलम रिसोर्स का कोई डिटेल है नहीं। तो यहाँ जहाँ से गैंट चार्ट पे क्लिक किया था, यहीं पे एक मैंने आपको दिखाया था रिसोर्स शीट का नाम, रिसोर्स शीट। क्लिक कर दो, आगे आप रिसोर्स शीट पे। अब हमें इस प्रोजेक्ट में जो रिसोर्सेज बनाने हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, रिसर्च एनालिस्ट, रिसर्च एसोसिएट, बिजनेस एनालिस्ट, डिज़ाइनर, ड्राफ्ट्समैन, प्रोडक्ट एनालिस्ट, साइट इंजीनियर, रिसोर्स मैनेजर, सीनियर इंजीनियर, बहुत सारे हैं, एक ही टाइप के सारे। और यहाँ भी सारा मैन पावर ही मैन पावर है। मैन पावर के अलावा नहीं बनाना गया ना कुछ। चलो जी, हम आते हैं पहले रिसोर्स पर। मैंने ऐड किया, मान लीजिए प्रोजेक्ट। अब यहाँ आईडी तो लिखी हुई नहीं ना, रिसोर्स का नाम लिखा हुआ है तो पूरा नाम लिख दीजिए, प्रोजेक्ट मैनेजर। मैंने ऐड किया।
मैंने ऐड किया मान लीजिए साइट इंजीनियर, मैंने ऐड किया मान लीजिए डिज़ाइनर। तो मैन पावर अगर चाहिए आपको तो कोई भी रिसोर्स में नाम ऐड करो, टाइप में एज ए वर्क रहेगा, टाइप में वर्क ही रहेगा। मैक्सिमम 100% दिखा रहा है। 100% का मतलब एक आदमी, 200% का मतलब 2 आदमी, 300% का मतलब 3 आदमी। अब आप बोलो सर परसेंटेज तो मतलब अजीब सा लग रहा है, अगर क्वांटिटी लिख के आ जाए 1 2 तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो आप क्या कर सकते हैं, फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस, शेड्यूल, यहाँ देखो शो असाइनमेंट यूनिट एज परसेंटेज, इसे मैंने चेंज करके डेसिमल में चेंज कर दिया, ओके कर दिया। अब आप चेक करो 1 1 1 क्वांटिटी समझ गए। मान लीजिए आपने बोला साइट इंजीनियर आपके पास 2 हैं, यहाँ क्वांटिटी डिफाइन कर दो, डिज़ाइनर आपके पास एक ही है, हो गया डिफाइन। चलो अब स्मॉल एच से आप आर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब आपके पास पर आर के लिए अगर जो रेट है आपको वो पर आर देने हैं, मान लीजिए वो है 500, क्योंकि आर डिफ़ॉल्ट है तो डिफ़ॉल्ट में ही आएगा। आप बोलने लगो नहीं सर साइट इंजीनियर है उसको हम दे रहे हैं 1200 पर डे, तो आपको डी लिखना पड़ेगा क्योंकि एच डिफ़ॉल्ट है। आप खाली 1200 लिख के एंटर करेंगे तो वो 1200 पर घंटे ही हो जाएगा। डे और आवर कैलकुलेट कैसे होगा सर? डे और आवर कैसे कैलकुलेट होगा, उसमें जब बजट बनेगा तो? यार एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हो आप, 10 घंटे ही आपका कैलेंडर बता रहा है आपको। तो आपने इसका बताया 500 पर घंटे, एक दिन में कितने घंटे काम हो रहा है, 10 घंटे, तो यानी कि एक दिन की कॉस्ट कितनी हो गई, 5000। नहीं, जैसे इसमें 1200 पर डे हो रहा है, कॉलम में मैं डे और आवर में डाल रहा हूँ फॉर्मेट में, उससे दिक्कत नहीं होगी? उससे कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, वो कैलेंडर से डिटेल उठा लेगा ना। आप एक दिन में कितने घंटे बैठ रहे हैं, आप ये बताओ, अगर आप किसी साइट पे जा रहे हो 100 रुपये घंटा के हिसाब से, ठीक, कल को वो बोले कि भैया आप हमारी साइट पे आ रहे हो 10 घंटे के लिए, अब मैं आपके घंटे काउंट नहीं करूँगा, आप 10 के बजाय हो सकता है 9 घंटे काम करना पड़े किसी दिन, और किसी दिन हो सकता है आपको 10.5 घंटे काम करना पड़े। अब मैं आपको टोटल 1000 रुपये पर डे दूंगा, बताओ कोई फ़र्क आया? 10 घंटे 100 रुपये डेली, 100 रुपये घंटा, तो कितने बैठे एक दिन के, 1000 रुपये, तो फ़र्क नहीं आया ना कुछ भी। तो किसी भी तरह कान पकड़ लो, चाहे ऐसे और चाहे ऐसे घुमा के, बात तो वहीं आएगी। वो अपने आप कैलेंडर से डिटेल उठा लेगा कि पर डे हम कितने घंटे काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो काउंट कर लेगा। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ आ जाइए डिज़ाइनर। डिज़ाइनर है जी, सपोज़ करो आपके पास 200 रुपये घंटा, 200 लिख के एंटर कर दिया क्योंकि आवर बाय डिफ़ॉल्ट है। चलो जी, ये तो हो गया, कोई भी मैन पावर आपको क्रिएट करनी है। अब बात करते हैं कि भैया आपको यूज़ करना है क्रेन, इसका भी टाइप वर्क ही रहेगा, इसका भी टाइप वर्क ही रहेगा। तो लेबर या नॉन लेबर टाइप कुछ भी यूज़ करो, दोनों केस में वर्क रहता है। अब क्रेन एक है, क्रेन का जो किराया है अपना वो है मान लो 85,000 पर मंथ, MO मंथ, स्मॉल m मतलब मिनट, स्मॉल m मत लिख के छोड़ देना, वो मिनट हो जाएगा। ठीक है जी, बात यहाँ तक कोई दिक्कत? तो कोई भी लेबर या नॉन लेबर आसान है, क्वांटिटी देना है, रेट दे देना है, जिस हिसाब से भी आपको पता हो, मंथली पता हो, आवरली पता हो, डेली पता हो, उसी हिसाब से डाल दो। कैलेंडर बाय डिफ़ॉल्ट आता जा रहा है 10/6, यही आपने प्रोजेक्ट को दिया था। ठीक है, अब आ जाइए आप यहाँ, मैंने बोला मुझे चाहिए सीमेंट। सीमेंट कैसा है, मटेरियल, मटेरियल में टाइप को बदल के कर दो मटेरियल। अरे कुछ नहीं, उसे भूल जाओ, कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, ये समझ लो। मटेरियल टाइप आ गया, मटेरियल टाइप में देखो ये मटेरियल का एक कॉलम है, यहाँ आप डिफाइन करोगे उसकी क्वांटिटी एक तरीके से, एक तरीके से लेवल उसका, यानी कि मटेरियल है, मैं देना चाहता हूँ बैग के हिसाब से, मैंने बोला BG। ठीक है, यहाँ कोई रेट नहीं डाल सकते अब आप, ना क्वांटिटी डलेगी। देखो ये भी डिसेबल्ड है ऑप्शन,
ये भी डिसेबल है ऑप्शन। आप कोई वैल्यू भी नहीं डाल सकते, आप कोई कोस्ट इनेबल्ड नहीं हो रहा ना, डाल नहीं सकते आप अभी। कोस्ट पर यूज़ में आप आकर के अगर अब कोस्ट पर यूज़ नहीं, मैं यहाँ आके बोलूँगा स्टैंडर्ड रेट है 450, एंटर। अब खाली 450 का मतलब क्या है, जो आपने इधर लेवल चूज़ किया बीजी, यानी कि आप उस एक बैग की कीमत बताओगे बस, तो वहाँ ऑप्शन ये नहीं आ रहा है 450 पर बैग। ये अंडरस्टूड है कि आप लेवल के हिसाब से बता रहे हो। मान लो कल को जाके आप बताते हो कि सर मुझे स्टील चाहिए जो कि मटेरियल रिसोर्स है, जिसको मैं टन में मेज़र कर रहा हूँ। एक टन जो है मटेरियल वो मान लो 75,000 का है, तो ये अंडरस्टूड है 75,000 एक टन की कीमत है। बात समझ में आई? इस तरह आप मटेरियल रिसोर्स डिफाइन करेंगे। अब बात आ गई लेबर, नॉन लेबर, मटेरियल, तीनों चीज़ आ गई। क्या बचा? एक्सपेंस। कोई भी वन टाइम एक्सपेंस अगर हमने कर दिया साइट पे तो वो तो ऐड नहीं हो सकता है, वो आप डालते हो कॉस्ट। उसमें भी तो ऑप्शन लेबर नॉन लेबर था और मटेरियल था। यहाँ लेबर नॉन लेबर का वर्क ही है, एक ही जगह है, और उसमें एक्सपेंस नहीं था। एक्सपेंसेस का कॉलम अलग था ना। वन टाइम कॉस्ट वो था एक्टिविटी डिटेल विंडो में एक्सपेंसेस का एक ऑप्शन था डायरेक्ट एक्टिविटी डिटेल में। एक्टिविटी डिटेल में जी रहता है उसमें वन टाइम एक्सपेंस। एक देख लो सर। अरे अभी देख लेना, यहाँ तो आ जाओ। स्टील हो गया ऐड। अब कोई भी कोस्टिंग वन टाइम कोस्ट है, मैंने उसे कोस्ट ही लिख दिया। उसका जो टाइप है आप कोस्ट जैसे ही चूज़ करोगे तो देखो यहाँ कोई रेट वगैरह कुछ भी नहीं डल सकता, ऑप्शन ही नहीं है। आप कहीं भी कोई भी वैल्यू टाइप ही नहीं होगी आपकी। अब इसका मतलब क्या है भाई? एक ही बार दिया वैसे। हाँ, तो अब ये दिया कहाँ जाएगा? अमाउंट भी तो होना चाहिए ना उसका कुछ खर्च। तो खाली यहाँ वन टाइम मान लो, यहाँ मैंने इक्विपमेंट लिख दिया, कोई इक्विपमेंट हमने परचेज़ किया वन टाइम, ठीक है। अब आप आ जाओ वापस रिसोर्स शीट पे जाके रिसोर्स बन जाएंगे सारे। रिसोर्स बनाने के बाद वापस गैंट चार्ट पे आ जाओ, आगे वापस आने के बाद यहाँ रिसोर्सेज हैं। जैसे पहली एक्टिविटी है सर्वे। सर्वे में आके मैंने क्लिक किया तो मुझे क्या क्या चाहिए, मैंने बोला मुझे चाहिए डिज़ाइनर, इक्विपमेंट, साइट इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये 4 बंदे चाहिए। यहाँ असाइन हो गए, असाइन हो गए, लेकिन कोई कोस्ट नहीं पता चली ना मुझे। बजटेड कोस्ट कुछ नहीं आया। ऐसा कैसे? क्लिक करूं, रिसोर्सेज में जाऊं, एक एक यूनिट। अब देखो इक्विपमेंट की यहाँ कोई कॉस्ट नहीं ऐड हुई। अब आप बताओगे कि इस सर्वे के लिए जो इक्विपमेंट है वो कितने हैं और उसमें कितना खर्च हुआ। बस मैंने बोला एक मशीन मैंने यूज़ की, लेकिन हाँ क्वांटिटी यूनिट तो डलेगी नहीं। टोटल कॉस्ट मान लो उस इक्विपमेंट की थी 25,000 रुपये। ये यहाँ पर से चाहिए है, यहाँ पर आगे चाहिए। यहाँ डालना पड़ेगा आपको वैल्यू उसका इक्विपमेंट का 25,000। अभी नहीं करना भाई, रुक जाओ। बजटेड कॉस्ट तो नहीं आ रहा है, हमें कौन सा कॉलम में दिखाएगा? कॉस्ट का ही कॉलम ऐड होगा, ठीक है जी। तो इस एक्टिविटी का बजट आ गया क्योंकि इसमें रिसोर्स ऐड हो गया। अब देखो रिसोर्स ऐड करने का दूसरा तरीका क्या है, आप किसी इस एक्टिविटी पे कहीं भी डबल क्लिक कर दो तो डायरेक्ट रिसोर्स टैब खुल गया। ये जनरल टैब है, एक्टिविटी की डिटेल दिखा रहा है, प्रेडिसेसर है, रिसोर्सेज हैं। अच्छा, इसमें सर वो कैसे होता है, जैसे दो डालना, मेरे पास 4 ही है, अगर डिज़ाइन 2 ही डिज़ाइन इंजीनियर है उसको लोकेट यार यहाँ वही तो चीज़ दिखा रहा हूँ मैं। अब देखो पहले मान लीजिए आपने बोला सीमेंट चाहिए, यूनिट कितने चाहिए, आपने बोला जी 5 बैग चाहिए, ठीक है। फिर आपने बोला दूसरा रिसोर्स आपको चाहिए क्रेन,
एक, फिर आपने बोला आपको चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर आपने बोला आपको चाहिए डिज़ाइनर। डिज़ाइनर अगर 2 हैं और दोनों यूज़ करने हैं तो यहाँ जाके 2 लिख दो, ओके कर दो। सीमेंट 5 बैग, क्रेन, प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सब एक एक हैं। इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा करूँ तो देखो डिज़ाइनर 2 हैं, यहीं ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है। ठीक, बात समझ में आई कुछ? इस तरीके से आप हर एक एक्टिविटी का बजट निकाल सकते हैं, बस ऐड करते चले जाइए रिसोर्सेज, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे नॉन मटेरियल, चाहे वो मटेरियल रिसोर्स है, लेबर है, नॉन लेबर है, या कोई इक्विपमेंट की वन टाइम कॉस्ट है, हमने सब वहाँ लिख दिया। या कोई अदर एक्सपेंस जिसे आप डिफाइन नहीं कर सकते, वहाँ जाके खाली अदर लिख के छोड़ दो। भाई आप जाओगे रिसोर्स शीट में, और रिसोर्स शीट में जा करके आप यहाँ लिख दोगे अदर, लिख दिया तो अदर किस में आएगा? कॉस्ट में आ जाएगा बस। अब प्रोजेक्ट मैनेजर और डिज़ाइनर ये रेड हो गए हैं। अगर आप इस पे ध्यान दोगे, ये थोड़ा स्मार्ट है उसके बाद, देखो दिस रिसोर्स इज ओवर एलोकेटेड, डिज़ाइनर भी और प्रोजेक्ट मैनेजर भी। रिसोर्स शीट पे दिखाने लगा ना वो कि ये तो आपने के जो रिसोर्स हैं ओवर एलोकेटेड हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? एक्टिविटी पैरेलल चल रही होंगी, एक एक बंदा है आपके पास और आपने असाइन कर दिया, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम तो दिखाएगा। कैंट चार्ट पे आ जाओ, देखो यहाँ भी नोटिफिकेशन आने लगा। ये एक इन्फॉर्मेशन का टैब होता है इंडिकेटर का, ये इंडिकेट कर देता है आपको। प्राइमावेरा अपने आप इंडिकेट नहीं करता, यहाँ ये इंडिकेटर दिखा दिया उसने खुद ही, क्योंकि एक सर्वे है। और ये देखो ये सिलेक्शन, यहाँ भी ये 2 लाइन बनी हुई आ रही है ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको पता होगा आप कौन से रिसोर्स, कौन सी एक्टिविटी को सेलेक्ट कर रखा है आपने, इसको सेलेक्ट कर रखा है। दोनों एक्टिविटी पैरेलल चल रही है और आपका डिज़ाइन इंजीनियर यहाँ भी चाहिए, डिज़ाइन इंजीनियर यहाँ भी चाहिए। मान लीजिए आपने एक में नीचे वाले में गलती से डिज़ाइन इंजीनियर असाइन कर दिया, मैंने जाके डिज़ाइनर यहाँ से अनचेक कर दिया। जैसे ही मैंने डिज़ाइनर अनचेक किया, वो यहाँ आपको ऑप्शन देगा कि आपने पहले 2 डिज़ाइनर बोला था, 2 डिज़ाइनर 10 दिन काम कर रहे थे, तो यानी कि टोटल यूनिट थी 20 दिन की। अब आपका एक डिज़ाइनर रह गया, एक डिज़ाइनर 10 दिन काम करेगा तो 10 ही दिन बैठेंगे। तो जहां 2 बंदे 10 दिन में काम निपटा रहे थे, तो एक बंदा तो 20 दिन में निपटाएगा ना, अगर काम उतना ही है तो ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे क्योंकि अमाउंट ऑफ वर्क तो उतना ही रहेगा, अगर डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वर्क बट कीप द सेम ड्यूरेशन, यानी कि अगर हमें ड्यूरेशन 10 ही दिन रखनी है तो हमें अमाउंट ऑफ वर्क को डिक्रीज करना होगा, हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इंक्रीज द आवर्स रिसोर्सेज पर डे यूनिट्स बट कीप द सेम ड्यूरेशन एंड वर्क, आवर्स पर डे वो डबल कर देगा, 10 के बजाय 20 कर देगा, ड्यूरेशन 10 ही दिन रहेगी। हमने बोला नहीं भाई डिक्रीज करो अमाउंट ऑफ वर्क को, लेकिन ड्यूरेशन को सेम रखो, तो ये 10 ही दिन रहेगा एज इट इज़। और अब आप एक और चीज़ पे ध्यान दीजिए, जो ओवर एलोकेशन था वो ख़त्म हो गया डिज़ाइनर से, दूसरे पे है अभी, वो अलग बात है। अगर मैं आपको डिज़ाइन ही पे है, पता कैसे चलेगा? अरे भैया अब तो ख़त्म हो गया ना डिज़ाइनर से रिसोर्स शीट में, लेकिन और भी ओवर एलोकेशन है, वो किस में है वो आपको चेक करके खुद देखना पड़ेगा। ये इसमें अभी भी ओवर एलोकेशन है। अगर आप डबल टैप करोगे, डबल टैप करने के बाद यहाँ आओगे तो आपको पता चलेगा कि भैया एक प्रोजेक्ट मैनेजर है इसमें जो असाइन कर रखा है, और ऊपर वाले में भी एक प्रोजेक्ट मैनेजर है। अब मान लीजिए आपने बोला सर मैं आधे टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर को इस एक्टिविटी में यूज़ कर रहा हूँ, आधा टाइम उस एक्टिविटी में यूज़ कर रहा हूँ। एक तो तरीका था डिज़ाइनर हटा दिया, लेकिन मैंने बोला नहीं दोनों काम पैरेलली चल रहे हैं, तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर पूरे दिन एक ही एक्टिविटी को थोड़ा ही देखेगा, वो तो दोनों को देखेगा आधा आधा टाइम। तो मैंने यहाँ जाके प्रोजेक्ट मैनेजर की जो क्वांटिटी है उसे 5.5 कर दिया, यानी कि 50%। ओके, लेकिन अभी भी ओवर एलोकेशन है, ये एरर जरूर आएगा, ध्यान रखना। चेंज द ड्यूरेशन, चेंज द अमाउंट ऑफ वर्क बट कीप द ड्यूरेशन सेम। हमेशा अगर ड्यूरेशन एक्टिविटी की ड्यूरेशन 20 ही दिन रखनी है तो अमाउंट ऑफ वर्क बदलना पड़ेगा। ठीक, अब
इस पे जाएं, अभी भी ओवरऑल एलोकेशन ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि उसमें तो एक है ना, उसमें तो पूरा एक चाहिए, इसमें आधा चाहिए, तो यानी कि टोटल हो गया 1.5, लेकिन है तो एक ही, इसलिए ओवरऑल एलोकेशन है अभी भी। अब मैं यहाँ जाऊँगा, इस वाले पे जाके डबल क्लिक करूँगा, यहाँ भी मेरे पास प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो पूरा चाहिए, मैंने बोला नहीं अब तो मुझे आधा चाहिए बस, मैंने ओके किया, फिर क्लिक किया, ड्यूरेशन सेम। अब देखो ओवरऑल लोकेशन ख़त्म हो गई दोनों जगह से, बात समझ में आ गई। तो प्रोजेक्ट को शेड्यूल करना है, वो तो देखो खुद करके ही समझ में आएंगे अगर प्रैक्टिकली बात करें तो, लेकिन एक बार और कोशिश करते हैं, एक रिसोर्स से कोशिश करते हैं, ज़रा देखते हैं और कहाँ पैरेलल चल रही हैं काम। देखो जी ये दो काम पैरेलल ही चल रहे हैं, ये और ये। इसे अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो ये है क्वालिटी एश्योरेंस और ये है टेस्ट मार्केटिंग। क्वालिटी एश्योरेंस में एक रिसोर्स से ही समझाता हूँ पहले। क्वालिटी एश्योरेंस में एक डिज़ाइनर आपको चाहिए और आपने बोला टेस्ट मार्केटिंग के लिए भी आपको डिज़ाइनर की ज़रूरत है। एक ही डिज़ाइनर है, दोनों काम पैरेलली चल रहे हैं, तो यानी कि एक टाइम पे दो बंदे चाहिए। अब पहला तरीका, आप रिसोर्स शीट में जाके डिज़ाइनर को एक की जगह दो कर दो, काम हो जाएगा। दूसरा तरीका, मैंने बोला नहीं डिज़ाइनर मुझे आधा आधा यूज़ करना है, आधे टाइम यहाँ आधे टाइम यहाँ, तो आपको इसकी क्वांटिटी को आधा आधा करना पड़ेगा। तो मैं डबल टैप करूँगा, डिज़ाइनर जहाँ पे क्वांटिटी थी 1 वहाँ कर दिया 0.5, ये टैब आएगा, ये बोलेगा कि हाँ वही समझा रहा हूँ ना, अब दोनों पे अलग अलग करके दिखाऊंगा। ये कह रहा है चेंज द ड्यूरेशन बट कीप द अमाउंट ऑफ वर्क। अमाउंट ऑफ वर्क क्या है? एक दिन में 10 घंटे काम हो रहा है, 8 दिन में 80 घंटे हो गया, ठीक। एक बंदा 8 दिन काम कर रहा था, यानी कि 80 घंटे काम कर रहा था। अगर आधे बंदे को भी 80 ही घंटे काम करना है तो यानी कि उसे तो 16 दिन लगेंगे ना काम करने के लिए। तो अगर मैंने पहला ऑप्शन चेंज किया, ये क्या कह रहा है, चेंज द ड्यूरेशन, यानी कि ड्यूरेशन बदल दो, लेकिन जो वर्क था 80 घंटे का वो 80 ही घंटे रहने दो। पहला ऑप्शन मैंने चूज किया यहाँ के लिए। चलो अब मैंने ये ऑप्शन चूज किया, इस पे डबल क्लिक किया, इसको किया 0.5, ओके। अब यहाँ पे क्लिक किया, अब मैंने कहा चेंज द अमाउंट ऑफ वर्क, कि अमाउंट ऑफ वर्क को बदलो, ड्यूरेशन को सेम रखो। तो देखो उसने इसको आधा कर दिया, 20 दिन था उसे 10 दिन कर दिया, घटा दिया, क्योंकि इसने बैलेंस करा अमाउंट ऑफ वर्क को। पहले एक बंदा 20 दिन काम कर रहा था, 20 दिन इंटू 10 आवर्स, तो यानी कि 200 घंटे काम हो रहा था एक बंदा। मैंने एक बंदे को अब आधा बंदा कर दिया, तो आधा बंदा 100 तो घंटे काम कर पाएगा ना। अब तो देखो 10 दिन 10 घंटे, तो 10 10 से 100, तो अब 100 घंटे का काम हो जाएगा। जब तक 2-3 बार करेंगे नहीं, जब तक और ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा, करना ही पड़ेगा। प्लानिंग हो गई, प्लानिंग में और क्या है, खुद सोचो भाई। शेड्यूलिंग भी हो गई, बजटिंग भी हो गई, प्लानिंग खत्म। अरे वो तो बाद की चीज़ें थी यार, अभी कहाँ से आ गया इशू, वो तो ट्रैकिंग के बाद पड़ा था। शेड्यूल करते थे अपना बेसलाइन, ऑटो शेड्यूल है ना, इसमें शेड्यूल का बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही आपको बार बार, ऑप्शन ही नहीं है। बेसलाइन इसके बाद बनती है जब शेड्यूल कंप्लीट हो गया। अब शेड्यूल बन गया ना, रिसोर्स ओवर एलोकेशन एंड ऑल सब कुछ सही हो गया, यानी कि हमारा पूरा प्लान अब चेक कर लिया हमने, सही है। जब पूरा प्लानिंग कंप्लीट हो जाए तो अब मतलब बेसलाइन बन सकती है। तो आप जाएंगे अपने प्रोजेक्ट पर, प्रोजेक्ट के टैब में मिलेगा सेट बेसलाइन, सेट बेसलाइन पर आप क्लिक करेंगे, सेट बेसलाइन है, तो देखो टोटल 11 ऑप्शन है भाई। प्रोजेक्ट की तो बेसलाइन बनती है, तो प्रोजेक्ट के टैब में आपको मिलेगा सेट बेसलाइन। सेट बेसलाइन में सेट बेसलाइन पे क्लिक करेंगे। बेसलाइन किसके लिए बनानी है? पूरे प्रोजेक्ट के लिए ही बनानी है। एज इट इज सेलेक्टेड है, बस ओके कर दो, बेसलाइन बन गई। बेसलाइन बनने का मतलब बेसलाइन असाइन भी हो गई, लेकिन दिखाई नहीं दे रही, वो दिखती है ट्रैकिंग गैंट पे। ये तो खाली गैंट है,
क्योंकि बेस लाइन तो मतलब आपको प्रोजेक्ट को ट्रैक करने के काम आएगा। तो आप गैंट चार्ट की जगह जब ट्रैकिंग गैंट पे जाएंगे, ये रही ट्रैकिंग गैंट, तो आपको दिखाई देंगे डबल, दिख रहा है, नीचे वाली बेस लाइन है। ट्रैकिंग जब करेंगे जी, तो ट्रैकिंग गैंट पे आना पड़ेगा। ट्रैकिंग गैंट पे आना पड़ेगा जी, वो समझ गया मैं। उसके बाद अगर जैसे कि मेरे पास 2-3 बेस लाइन हो गया, करते करते 1 2 3 4, तो इसमें कैसे शो करेगा फिर 2-3 बेस लाइन है मेरे पास? यार जोन से आप असाइन करोगे, सेट बेस लाइन में जाके ये आ गया ना अपने आप कि ये कब से हुई डेट के साथ, तो आप जोन सी यहाँ सेलेक्ट कर, मान लीजिए आपने बेस लाइन 3 बनाई, असाइन कहाँ? ओके। ये तो बेस लाइन सेट किया ना यार देखो, आप सॉफ्टवेयर के साथ कंपेयर करोगे हमेशा फंसोगे भाई। वहाँ मेंटेन ऑप्शन अलग था, असाइन ऑप्शन अलग था। मेंटेन में बनती थी, असाइन में जाके असाइन होती थी। यहाँ नहीं है, जैसे ही बनी वही असाइन होगी, बात खत्म, एक झटके में। सॉफ्टवेयर का कंपैरिजन मत करो, प्रोसेस को समझो बस। इस सॉफ्टवेयर में जहाँ से बनेगी वहीं से असाइन भी होगी, है ना, क्योंकि वहाँ एक ही इंटरफेस था। यहाँ ट्रैकिंग के लिए गैंट अलग है, शेड्यूलिंग का गैंट बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो ये मेरा मतलब ये है, बेस लाइन बनी तो मतलब ये समझो वो असाइन भी हो गई। वो असाइन हो गई, दिख तो नहीं रही थी क्योंकि आप थे गैंट चार्ट पे, वो दिखेगी कहाँ? ट्रैकिंग गैंट पे। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। अब हम कल को प्रोजेक्ट का अपडेशन करना सीखेंगे। प्रोजेक्ट अपडेशन हो जाएगा तो प्रोजेक्ट ट्रैक हो जाएगा, प्रोजेक्ट ट्रैक हो गया तो रिपोर्टिंग हो जाएगी, बात खत्म। प्रोजेक्ट अपडेशन पढ़ा नहीं था प्रोजेक्ट अपडेशन? 7 दिन बाद जी, और उसके बाद रिपोर्ट अर्न वैल्यू एनालिसिस हो जाएगा, रिपोर्ट होते वो अपडेट होते ही। आज ही कर लेना क्या अपडेट। कल क्या करोगे? कल कौन सा दिन? अभी थर्सडे है, अभी फ्राइडे है हमारे पास, सुकून से पहले इतना काम तो कर लो। इसका ओवर लोकेशन समझ लेना अच्छे से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। कोई भी एक प्रोजेक्ट अपना प्राइमरी पे जो किया हो उसी को उठा लो इस पे, ठीक, उसी को करो, अपने आप समझ में आएगा आपको। जरूर करना है, हाँ करूँगा, तभी क्लियर होगा ये। हाँ, करने घुसना ही में स्पीड में लगातार करना पड़ेगा। इसकी वर्कबुक में कुछ मिल ही नहीं रहा, इसमें डाटा है यार बढ़िया सा। मैं देखता हूँ ज़रा, एक सेकंड, कोई वर्कबुक होगी तो ज़रूर मेरे पास। ज़्यादा है मेरे पास, पहले उसका लोकेशन का ठीक करना है जाकर। ओके, ये है जी एमएसपी की वर्कबुक। वालेकुम अस्सलाम। सर ये वीडियो सेव हो गया मेरे